आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। फ्रांस की क्रांति में क्रमबद्ध रूप से हम लोग निकलेंगे। फ्रांस की क्रांति जो 10:30 बजे वाला बैच का छूटा था, फ्रांस की क्रांति में क्रांतिकारियों की भूमिका, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के बारे में पहले हार्ड लिंक समझ लो। फ्रांस की क्रांति के में दार्शनिकों की भूमिका मतलब क्या हुआ? दार्शनिकों की भूमिका का मतलब क्या हुआ? सबको पढ़ाए थे कि जो फ्रांस की क्रांति में जो दार्शनिक थे लोग, जो अपने अपने क्षेत्र से आते थे, किन्हीं को राजनीतिक क्षेत्र पर ज़्यादा पकड़ था, तो कोई सामाजिक क्षेत्र में की गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान रखते थे, कोई आर्थिक क्षेत्र में ध्यान रखते थे। इस सारे लोगों की पूछ रहा है कि भूमिका क्या होती है दार्शनिकों की। तो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की जो भूमिका है उसकी क्या? दार्शनिकों का भूमिका का मतलब क्या होता है? वो किस हद तक क्रांति में अपना योगदान दे पाए और किस हद तक नहीं दे पाए। जब भी क्वेश्चन पूछे कि किसी की भूमिका, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी घटनाक्रम में जिसकी भूमिका पूछा जा रहा है, वो किस हद तक योगदान दे पाए और किस हद तक योगदान नहीं दे पाए, तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है भूमिका के बारे में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज हम लोग का तीसरा टॉपिक था। पहला पढ़े थे हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण, दूसरा पढ़े थे फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी, और तीसरा पढ़ रहे हैं फ्रांस में दार्शनिकों की भूमिका। तब आएंगे हम लोग चरण में आएंगे। तो फ्रांस की क्रांति में जो दार्शनिकों की भूमिका थी, ध्यान रखना है। भूमिका जब पूछे तो बोलना क्या है? जिसकी भी भूमिका पूछे इसका मतलब होता है कि वो किस हद तक उस घटनाक्रम से वो सफल कर पाए और किस हद तक उनकी भूमिका कमज़ोर रही है, दोनों लिखना पड़ता है। तो मूल्यांकन करेंगे हम लोग, तो उसमें लिखेंगे, ठीक। तो फ्रांस की क्रांति में जो दार्शनिकों की भूमिका, जैसे रूसो का, वॉल्टेयर का, मोंटेस्क्यू का, लॉक का, एडम स्मिथ का, इन सब की जो भूमिका है किस हद तक है, मतलब ये लोग क्या किए फ्रांस की क्रांति में, ये लोग क्या कर पाए, क्या वो लोग क्रांति को आगे बढ़ा पाए कि क्रांति लाने में लोग जिम्मेदार थे, यही सब के बारे में जानना है। तो सबको पता है थे कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो परिस्थितियों का परिणाम थी, यानी पहले से वो क्रांति के लिए घटनाएं तैयार हो रही थी। दार्शनिकों की भूमिका उसमें क्या है? सिर्फ उनको जागरूकता लाने के लिए है। इसका मतलब था कि फ्रांस की क्रांति जो था वो हो सकता था दार्शनिकों के बिना भी हो सकता था। ऐसा ना था कि दार्शनिक नहीं रहते तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा समय लगता। जो क्रांति 1789 में हो गई राजा के विरुद्ध, वो क्रांति बाद में होती। इसलिए दार्शनिकों की भूमिका हम पूरी तरह से ना नकार सकते हैं और ना पूरी तरह से उन्हीं की भूमिका को हम स्वीकार सकते हैं। यानी हम दोनों तरह से उनकी महत्ता को भी दिखाना है हमको और उनकी कमजोरियों को भी दिखाना है, यानी किस हद तक दार्शनिक क्रांति के दौरान अपनी भूमिका निभाए, चाहे जितने भी क्रांति थे, ठीक। यही दिखाना दार्शनिकों की। अगर भूमिका बोलेगा तो अभी बताएं क्या, किसी भी जगह में कोई भी क्वेश्चन मेंस में पढ़ना, जहाँ भी किसी की भूमिका लिखा रहा है तो समझना कि भूमिका इसीलिए पूछ रहा है कि उसकी भूमिका पूछ कर वो जानने का प्रयास कर रहा है कि इस व्यक्ति किसी भी घटनाक्रम में उन लोगों की किस हद तक भूमिका, लड़का यानी एग्जामिनर यह पूछना चाहता है कि किसी भी भूमिका में जिसकी भूमिका पूछ रहा है उसके बारे में परीक्षार्थी को यह पता है कि नहीं कि किस हद तक उसकी भूमिका थी और किस हद तक नहीं थी, यही जानना है। तो ये दार्शनिकों के संदर्भ हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, हम पहले बता चुके थे कि दार्शनिकों की भूमिका परिस्थितियाँ लाने में नहीं थी, जो कारण हुआ था, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब जो कारण था, इस कारण लाने में नहीं थी। कारण के लोग पहले से जिम्मेदार थे, यानी पहले से यहाँ की जनता में ये विरोधाभास हो गया था राजा के विरुद्ध कि राजा ही इस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। लेकिन क्रांति को एक प्रखर देने में दार्शनिकों की भूमिका रही। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रांति दार्शनिक अगर नहीं होते तो क्रांति नहीं होता, जरूर होता, थोड़ा समय लगता। जो क्रांति 1789 में शुरू हो गई, हो सकता क्रांति और लंबा चलती और बाद में आती, लेकिन क्रांति तो होकर रहता है, क्योंकि समय समय पर देखा जा रहा था कि राजा अपनी निरंकुशता काफ़ी बढ़ा रहा था, जो जनता के लिए हितदायक नहीं था। इसलिए जनता में रोष काफ़ी बढ़ रहा था और उस रोष को आगे बढ़ाने में दार्शनिकों की भूमिका अहम रही। ये नहीं कि ये मत बोल देना कि जो वहाँ पर परिस्थितियाँ तैयार थी, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण तथा राजा की निरंकुशता, ये सब पहले से चले आ रहा था। राजा सिर्फ उनको जागरूक किया, दार्शनिक सिर्फ उनको जागरूक किया कि अपने अधिकार के प्रति आप लोग सजग रहिए। राजा ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होना चाहिए जिससे देश की स्थिति अस्मिता का सवाल उठ जाए।
तो ये सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया वहाँ पर। दार्शनिकों की भूमिका इसी संदर्भ में को देखना है कि दार्शनिक, अब देखना है कि दार्शनिक कैसे पढ़ना है। तो सीधी सी बात है कि जो दार्शनिकों ने जिस आंदोलन के दौरान, क्रांति के दौरान पढ़ना है कि दार्शनिकों ने जो अपनी भूमिका निभाई, यानी जिस जिस मुद्दे पर वो लोग बोले उसको लिख देना है। और फिर लिखना है कि दार्शनिकों की भूमिका किस हद तक रही और किस हद तक नहीं रही, तब निष्कर्ष चले जाना है। ठीक ऐसे ही बोलना है। तो दार्शनिकों ने क्या क्या किया, अब यानी क्रांति के दौरान दार्शनिक क्या क्या बोले, कौन कौन दार्शनिक किस किस मुद्दे पर बल दिए, इसी को पकड़ना है। तो पहले पढ़ना भूमिका। भूमिका में क्या लिखना बताए थे बहुत बार हम कि भूमिका में पूरी विषय वस्तु का निचोड़ लिखा आता है जो हम बताएंगे। और दार्शनिकों की भूमिका क्या करनी है, जितने भी दार्शनिक है मेन दार्शनिक मेन है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, जब भी आएगा तो ट्रेल के साथ आएगा। दार्शनिकों की भूमिका जिसने दिया कि फ्रांस की क्रांति के कारणों की चर्चा करें तथा दार्शनिकों की भूमिका के महत्व की विशेषता को लिखें। तो 2 ट्रेल आएगा। या फिर पूछ देगा आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि दार्शनिकों की भूमिका क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबका आंसर अभी मिलेगा। तो दार्शनिकों की भूमिका कैसे लिखना है, तो पहले विषय वस्तु, फिर लिखना है कि दार्शनिक लोग जो हैं, जितने भी दार्शनिक हैं मेन दार्शनिक, उन दार्शनिकों ने इस क्रांति के दौरान क्या क्या राय रखी, लोगों को किस तरह से उत्सुक किया क्रांति के प्रति, क्या क्या मुद्दे रखे, किन किन मुद्दों पर बात करेगा। तो सबको पता है कि दार्शनिक उन्हीं मुद्दों पर बात करेगा जिससे जनता उनकी भाषा समझ सके और जनता उनकी ओर अग्रसर हो जाए और क्रांति के दौरान उनका महत्ता बढ़े। तो लोग उसी चीज़ को चोट पहुँचाया जो उस समय की तत्कालिक व्यवस्था में जो परिस्थितियाँ जिम्मेवार थी। जैसे राजतंत्र कमज़ोर था, राजा ढंग से निरंकुश था, उसी मुद्दे पर उठाएगा। व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी, अपनी आर्थिक नीति को आप आगे नहीं बढ़ा सकते स्वतंत्र रूप से, आपको राजा का अधीन काम करना था, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, समानता कहीं नहीं था, विशेषाधिकार नहीं था, कहीं विधिकार था, कहीं विशेषाधिकार, समाज 2 वर्गों में बटा है। तो उन्हीं मुद्दों को उठाएगा जो ज्वलंत मुद्दा था फ्रांस की क्रांति के दौरान, ताकि लोगों को समझ में आए और दार्शनिकों के संपर्क में और दार्शनिकों की महत्ता बढ़े। तो हम लोग वही देखेंगे आगे। ठीक, तो ये कहता है कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका किस हद तक। तो देखो भूमिका क्या है, तो लिखना है कि फ्रांस की क्रांति का जो आधार था, ये तो बताए थे हम लिखवाएंगे, वही जानना है। फ्रांस की क्रांति का जो आधार था वो तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में निहित था। सबको पता ही है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, यानी जनता जो क्रांति किया था उसकी आर्थिक व्यवस्था, सबको बताए थे कि अर्थव्यवस्था जर्जर हो गया था। राजनीतिक व्यवस्था बताए थे कि राजा निरंकुश था, प्रशासनिक पदों पर बड़े बड़े लोगों को ही मिलता था, यानी फर्स्ट कुलीन और सेकेंड, वहाँ कुलीन वर्ग का क्या था, अधिकार था, जो द्वितीय स्टेट में आते थे, बताए थे। सामाजिक व्यवस्था में बताए थे कि सामाजिक व्यवस्था में विशेषाधिकार और विधिकारहीन वर्ग था। जिस समाज में जो जैसे मध्यम वर्ग लोग थे, जो निम्न वर्ग लोग थे, वे लोग अपने अधिकार के प्रति सजग थे। यही था कि फ्रांस की क्रांति जो आया था वो तत्कालिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था में नहीं था। यानी फ्रांस की क्रांति जो आई थी, आधार था वो उस आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आया था। ठीक है। हालांकि क्रांति में दार्शनिकों की जो भूमिका है, जैसे रूसो का, वोल्टेयर का, मोंटेस्क्यू का आदि का, एक विशेष स्थिति को दर्शाता है। यहाँ विशेष स्थिति का मतलब क्या है कि तत्कालिक जो सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में जो बुराइयाँ थी उसी में सुधार करने से था। तत्कालिक क्या व्यवस्था में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में जो क्या थी, बुराइयाँ थी, उसी को सुधार करने के साथ साथ लोगों में तत्कालिक और दूरगामी जागरूकता लाने से भी था। यानी फ्रांस की क्रांति में हम देखते हैं क्रांति के बाद कि दार्शनिकों की जो भूमिका है वो तत्कालिक समय में जो राजनीतिक, यानी राजतंत्र जो निरंकुश था, विधिकारहीन वर्ग में समाज बटा था, राजनीतिक आर्थिक आधार पर देखते हैं कि आर्थिक स्थिति काफ़ी भयावह थी, इन्हीं सब में सुधार के देखा गया। दार्शनिकों की भूमिका के कारण राजक में सुधार लाया गया। और इसका तत्कालिक क्या प्रभाव पड़ा कि तत्कालिक में देखते हैं कि 1789 क्रांति में इनमें सुधार लाया। और दूरगामी क्या पड़ा कि राजा जब भी निरंकुश होता गया तब तक फिर से क्रांति लाई गई और फ्रांस में सुधार लाया गया, जैसे 1830 में, 40 में, 70 में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भूमिका जो है क्रांति के जो आधार, तो कैसे लिखाएगा, फ्रांस की क्रांति का जो आधार था वह तत्कालिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था में क्या था, निहित था। हालांकि क्रांति लाने के लिए क्या जिम्मेदार थी, तत्कालिक व्यवस्था उस समय की, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, जिम्मेदार थी। लेकिन क्रांति को एक नया रुख दिया वो था कौन, दार्शनिक लोग थे। इसीलिए कहता है कि दार्शनिकों की भूमिका किस हद तक देखते हैं।
अब आता है विषय वस्तु में, यानी दार्शनिकों की जो भूमिका है वो सीधे लिखना है कि क्या क्या मुद्दे पर लोग बात किए, तब लिखना है कि किस हद तक उनके मुद्दे सफल रहे और किस हद तक उनके विचार जनता के समक्ष समर्थ नहीं हो पाए। तो लिखना दार्शनिकों की भूमिका के बारे में कि तत्कालिक समस्याओं के संदर्भ में भूमिका देखे जाने जरूरत है। तत्कालिक मैंने क्यों, जो उस समय सामाजिक व्यवस्था में जो बुराइयां थी, राजनीतिक व्यवस्था में जो बुराइयां थी और आर्थिक व्यवस्था के कारण लोगों में जो असंतोष उत्पन्न था, उन्हीं के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। उन्हीं के प्रति लोगों में एक जागरूकता का काम किया मध्यम वर्गीय ये समय के दार्शनिकों ने। लोगों को उस समय की व्यवस्था की बुराइयों को के समक्ष रखा, उनके समक्ष रखा, उनको उसके बारे में समझाया कैसे इससे निदान किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि राजा को बदल देना निदान नहीं है, राजा को रहने दो लेकिन उसके अधिकार को क्या कर दो, सीमित कर दो। इन्हीं मुद्दे पर आगे बात करेंगे। इन्हीं मुद्दों में देखते हैं पहले रूसो का योगदान क्या है, यानी रूसो ने फ्रांस की क्रांति में अपना विचार क्या रखा। तो सबको पता है कि जो क्रांति में किसी भी देश में मान लो कोई समस्या है, उस समस्या को मद्देनज़र कोई दार्शनिक अपनी भूमिका निभाएगा। इसीलिए जो दार्शनिक यहाँ पर अपनी भूमिका निभाए तत्कालिक समस्याओं को ध्यान में रखा था ताकि हम मुद्दे से ना भटके। तत्कालिक समस्याओं को रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जनता हमको सपोर्ट करेगी, और जनता हमको सपोर्ट करेगी तो जनाधार मेरा क्या होगा, मजबूत होगा, और मेरी मजबूती से क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, और इसी जागरूकता के कारण लोग अपने अधिकार के प्रति सजग रहेंगे और राजा के विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध अपनी मांगेंगे जो क्रांति का रूप लेगा। तो दार्शनिकों की भूमिका में रूसो की भूमिका देखो। रूसो जब क्रांति के दौरान फ्रांस में था तो उसने क्रांति के दौरान क्या किया था, लोगों में विचार दिया कि आपस में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और बंधुत्व का नारा होना चाहिए। इसी विचारधारा को क्रांति का मुख्य लक्ष्य माना। यानी रूसो जो था फ्रांस में अपनी दार्शनिकता का परिचय देते हुए उसने क्या किया, लोगों में अपना संदेश किया। जहाँ जहाँ रूसो जाता था लोगों में कहा था कि आपस में समानता बनी रहे, स्वतंत्रता रहे, क्योंकि देखा गया था कि जब राजा था तो उसमें समानता बात नहीं थी। एक वर्ग काफ़ी, प्रथम और द्वितीय स्टेट पढ़ा होगा कि उस समय समाज को 3 भाग में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। तो प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट जो था, प्रथम स्टेट और उसको भी अधिकार मिला हुआ था, और जो तीसरा स्टेट था उसको भी अधिकार नहीं मिला हुआ था। यानी समाज में समानता नहीं थी। स्वतंत्रता मतलब क्या था कि व्यक्ति अपनी गरिमापूर्ण बात नहीं कर सकता था, राजा का विरोध नहीं कर सकता। राजा का विरोध करेगा तो आगे हम पढ़ाएंगे क्रांति के चरण में उसको बास्तिल के किले में डाल दिया था, देशद्रोह का उस पर मुकदमा लगता था। ठीक। बंधुत्व मतलब क्या था कि जब आपस में समाज में द्वेष था तो आपसी भाईचारे का भाव था। इसीलिए लोगों ने कहा कि समाज में जब अगर मान लो क्रांति यानी व्यवस्था में परिवर्तन ला भी देते हैं, तो जब तक समानता नहीं रहेगी, स्वतंत्रता नहीं रहेगा और बंधुत्व नहीं रहेगा तो आपस में गतिरोध हमेशा बना रहेगा। इसीलिए उस समय के दार्शनिक में से रूसो ने कहा था कि सब समानता की बात की जाए, स्वतंत्रता की बात की जाए और बंधुत्व का है, यानी आपस में कोई गतिरोध ना हो। क्रांति के दौरान रूसो ने क्या कहा था, एमिली नामक एक पुस्तक लिखा और पुस्तक के माध्यम से कहा कि प्रकृति और व्यक्ति के गुणों को पहचानो। यही प्रकृति हमको क्या दिया, सौंदर्य दिया है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाली चीज़ों का कहानी मनुष्य आज जिंदा है और मनुष्य के गुणों को पहचानो। कहा गया कि जो राजा जनता पर अपना अत्याचार कर रहा था तो कहा कि राजा के बारे में कहा गया कि राजा अपने जनता के गुणों की पहचानो। फ्रांस को काफ़ी यही गुणवानी व्यक्ति, यानी हर जनता में गुण होता है, लेकिन अगर वो उसको अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए तो अपने गुणों को वो समाज के सामने नहीं रख पाएगा, यानी अपना व्याख्यान नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए कहा था कि एक मनुष्य को स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए ताकि वो अपने मानसिकता का, अपने मानसिक स्थिति का विकास तेज़ी से कर सके। तो इस समय देखा गया था कि फ्रांस में क्या कि जो मनुष्य थे उनको दबाया जाता था, यानी उनके विचारधारा को दबाया, जिससे उनका विचारधारा आगे उभर कर नहीं आता था। हो सकता है कि कोई कमज़ोर वर्ग से ही बहुत ऐसा विचारधारा रख दे जो कि अमीर वर्ग से ना हो। इसीलिए इन लोगों ने मेन बल दिया क्या, आपस में भाईचारा रखो, तभी भाईचारा रहेगा तभी क्रांति को सफल बनाया सकता है, नहीं तो आपस में भाईचारा नहीं रहेगा तो कभी हम मुद्दे को सफल नहीं हो सकते हैं। एमिली नामक पुस्तक में प्राकृतिक और व्यक्ति के गुणों का क्या किया इसने वर्णन किया है, यानी प्राकृतिक पर जो हमारा समाज में जो प्राकृतिक पदार्थ है जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है उसको हमको बचा कर रखना है और व्यक्ति के गुणों को प्रदर्शित करे। यानी हर व्यक्ति जन्मजात से ही व्यक्ति
क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और वो अपनी स्वतंत्रता का जब व्यक्ति करेगा तो हो सकता है कि देश के विकास के लिए अपना काम कर सके। इसीलिए व्यक्ति गुणों को, क्योंकि जो भी व्यक्ति राजा को सलाह देते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, यही कारण था। नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्र विचारधारा की बात की, इसीलिए करा बात कि व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, आचरण करेगा, तो वो अपने विचारों को सबके समक्ष रख पाएगा और समस्याओं का निदान होने में समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूसो ने बोला कि सामाजिक वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन उनके समानता की बात की। सामाजिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रथम स्टेट भी रहे, दूसरा स्टेट भी रहे, तीसरा स्टेट भी रहे, तो तीनों वर्गीकरण की बात की। इसीलिए वर्गीकरण की बात की कि तीनों स्टेट का अपना अपना कर्तव्य रहेगा। अगर बताओ प्रथम स्टेट में पादरी था तो ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। सेकेंड स्टेट में क्या है, कुलीन वर्ग है, सामंत है, जो पूंजीपति रहेंगे। थर्ड स्टेट में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग है। तो तीनों वर्ग का होना अलग अलग जरूरी है, ताकि इसे पता चले किसके अधिकार क्या है, किसके कर्तव्य क्या है, लेकिन तीनों में समानता की बात होनी चाहिए। जैसे कि मान लो देश का विकास में भागीदारी हो तो तीनों की हो। जैसे देखा गया था फ्रांस की क्रांति में कि तीसरा स्टेट क्या टैक्स भर रहा था, लेकिन दूसरा और प्रथम स्टेट आर्थिक संकट आने के बाद भी कोई उनकी भूमिका। इसीलिए कहा गया कि जब भी कोई देश में जब कोई वर्ग बटा हुआ हो, वर्ग रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें आपस में समानता नहीं चाहिए। समानता का मीन सेंस यह है कि जब देश में किसी तरह का गतिरोध हो तो सभी लोग मिलकर उसमें भागीदारी निभाएं। जबकि फ्रांस की क्रांति में देखा गया था कि प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट जो है अपने विशेषाधिकार का लाभ उठा करके आर्थिक संकट में फंसा फ्रांस को निकालने के लिए कोई विशेष काम, इसी पर तीसरे वर्ग के लोग गुस्सा गए, उनमें आक्रोश हो गया कि हम लोग हर स्थिति में सर देश को क्या करने आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, जबकि और लोग जो प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट है जो काफ़ी संपन्न है उनकी कोई इसमें भूमिका नहीं है। तीसरा, आपसी गतिरोध को दूर करने के लिए बंधुत्व पर नारा दिया। आपसी गतिरोध क्यों हुआ कि प्रथम, दूसरा और तीसरा स्टेट में देखेंगे हम समाज में वर्गीकरण था, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, और समाज में वर्गीकरण एक ही तरह से था, अधिकार को लेकर था कि विशेषाधिकार वर्ग और विशेषाधिकारहीन वर्ग। इसे समाज में आपस में विद्वेष था। अगर यही व्यवस्था हमेशा रहता तो आपस में बंधुत्व कभी नहीं होता। तो कहा गया था कि क्रांति में हमको व्यवस्था में सुधार लानी है, इसलिए आपसी संबंध को मजबूत रखना होगा। तो ये तब तक आएगा जब तक से बंधुत्व का नारा नहीं लगेगा। इसीलिए रूसो ने बंधुत्व का नारा पर बल दिया, स्वतंत्रता पर बल दिया, समानता पर बल दिया, प्रकृति के गुणों पर बल दिया, व्यक्ति के गुणों पर बल दिया, ठीक, और स्वतंत्र आचरण करने की बात की, ताकि स्वतंत्र आचरण करेगा तो हर लोग इस देश में भागीदारी होगी। जब सबकी भागीदारी होगी तो किसी भी हालात से निपटने में हम क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। इसीलिए लोग अधिकार स्वतंत्रता की क्या किया है, बात किया है। नेक्स्ट, दूसरा दार्शनिक देखते हैं भूमिका, मोंटेस्क्यू की भूमिका। मोंटेस्क्यू जो था मूल रूप से उसको राजनीतिक विज्ञान में काफ़ी ज्ञान था। किसको? तो राजनीतिक विज्ञान में ज्ञान होने का कारण वो जानता था कि एक राजा को क्या करना चाहिए, राजा को नियंत्रण कैसे किया जाए। तो उसी अनुभव को फ्रांस की क्रांति में इसने दर्शाया है। तो देखते हैं कि इसने अपने राजनीतिक अनुभव को फ्रांस की क्रांति के दौरान रखा, ठीक, कि कैसे राजा को अपना बात माननी चाहिए, कैसे उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्या उनको अधिकार सीमित करना चाहिए, और निम्न मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। किसने? मोंटेस्क्यू ने। जैसे देखो, निरंकुश राजतंत्र को दोषपूर्ण बताते हुए सरकार की स्वेच्छा से शासन न होकर देश की जनता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा इसने क्यों बोला था क्रांति के दौरान? इसलिए बोला था कि सबको पता है कि फ्रांस में राजा निरंकुश था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो उसने उसको उबारने के बजाय उस भोग विलास में लिप्त रहा, अव्यवस्थित रहा, यानी विकास के लिए कोई बात नहीं किया, कैसे प्रशासन सुधारा जैसा कोई बात नहीं किया। तो इसी को मोंटेस्क्यू ने कहा है कि ये दोषपूर्ण है कि जब कोई देश अपने गहरे संकट में फंस जाता है तो राजा के कर्तव्य बनता है उसको उबारे, नहीं तो जनता उससे काफ़ी परेशान होगी। और दूसरा इसने क्या था कि अपनी स्वेच्छा से कानून बनाता था, यानी जनता की भलाई के लिए कोई उसमें, तो कहा गया, मोंटेस्क्यू ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा की भलाई के लिए काम करे हो, भले वो राजतंत्र है। तो राजतंत्र में भी एक अपेक्षा की जाती है कि आप निरंकुश न होकर कल्याणकारी कार्य करें। तो यहाँ देखा गया था, मोंटेस्क्यू देखा कि निरंकुश राजतंत्र में क्या था, देखा था कि राजा और स्वेच्छाचारी होता गया, अपना मनमानी कानून बनाया, और जनता ने जब उस पर कहा कि इस कानून को रद्द करो तो जनता को पकड़ कर उसने राजनीतिक उद्बंदी के रूप में वास्तविक किला में डाल देता था, जिससे जनता में और आक्रोश फैल गया। इसीलिए मोंटेस्क्यू ने
राजतंत्र की उन्हीं चीज़ों पर प्रहार किया जो सबको समझ में आए। तो उन्होंने कहा कि निरंकुश राजतंत्र को दोषपूर्ण बताया कि निरंकुश राजपूर्ण रहेगा, राजतंत्र रहेगा तो कभी भी जनता के अनुसार शासन नहीं चलेगा, और जनता के अनुसार शासन नहीं चलेगा तो जनता हमेशा विद्रोह करेगी। इसलिए राजा को उसने बताया है कि निरंकुश राजतंत्र को दोषपूर्ण बताया और कहा कि सरकार की स्वेच्छा से शासन ना होकर किसके अनुसार हो, देश की जनता के अनुसार हो। अगर जनता के अनुसार शासन चलेगा तो फिर तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, सब लोग कहेगा कि हमारे अनुकूल ही शासन चल रहा है, तो सबकी आम सहमति उसमें होगी। लॉक की तरह इसने भी सीमित राजतंत्र की क्या की बात की, यानी संवैधानिक राजतंत्र पर बल दिया। हम जानते हैं, हम लोग देखेंगे कि लॉक, इतिहासकार लॉक जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था सीमित राजतंत्र की बात की। सीमित राजतंत्र का मतलब क्या हुआ कि राजा जो था, राजा का अधिकार को कम किया जाए, क्या ला करके, तब वैधानिक व्यवस्थापिका ला करके, यानी जो कानून बनाने वाला हो वो अलग हो, राजा के हाथ से छीन लिया गया। तो सीमित राजतंत्र का मतलब हुआ कि पहले जो देखा गया था फ्रांस में, देखना पहले जो फ्रांस में क्या देखा गया था कि राजा ही सब कुछ था, राजा ही सब कुछ था, तो अपने अनुसार रूल बनाता था। कभी कभी जनता के खिलाफ चले गया तो जनता उसका विद्रोह करती थी, लेकिन उसको वो मानता नहीं था और उल्टे उसको जेल में डाल देता, राजनीतिक बंदी, बास्तिल किला में, जिसका आगे चर्चा करेंगे। ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे ना, चरण उसमें पढ़ना है। तो इसीलिए इसने कहा था कि राजा को जब तक से सीमित नहीं किया जाएगा, इन अधिकार को जब तक से छीना नहीं जाएगा, तब तक से राजा अपना निरंकुश ही रहेगा और जनता के भलाई के लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए मोंटेस्क्यू ने देखा था कि इस तरह की घटनाएं फ्रांस में थी कि राजा निरंकुश था, राजा अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा था। तब उसने अपने राजनीतिक अनुभव का फायदा उठाते हुए जनता के समक्ष यह मांग रखी कि ये जनता, इस राजा को हटाओ नहीं, बल्कि राजा के लिए सीमित राजतंत्र की बात करो, यानी राजा भी रहे और राजा शासन न चला करके जनता का प्रतिनिधि चलाए। इसीलिए देखना, तुम फर्स्ट चरण में बताएंगे हम, अगला जो क्लास चलेगा, कि राजा जो है, राजा की जो भूमिका है वो राजा की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए व्यवस्थापिका आया 745 सदस्यों वाला, जिनके अधीन फ्रांस के कानून बनाना है। राजा अब कानून नहीं बनाएगा, प्रथम चरण बताएंगे। तो यही मोंटेस्क्यू की भूमिका यह थी कि सीमित राजतंत्र की बात की और संवैधानिक राजतंत्र बल दिया। जो आगे हम देखते हैं कि प्रथम चरण में देखेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र का बोलबाला होता है और राजा की शक्ति को कमज़ोर कर दिया था। इसी का प्रभाव था कि इसी सब विचारधारा से फ्रांस की क्रांति के लोगों ने प्रेरित होकर, मोंटेस्क्यू के विचार प्रेरित होकर सरकार के समक्ष रखा, राजा के समक्ष अपनी मांग रखा। जो इस बात का परिचायक है कि दार्शनिकों की भूमिका इस संदर्भ में है कि राजतंत्र को कैसे सीमित किया जाए। दूसरा, इसने बोला कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति का पृथक्करण का मतलब क्या है कि हम जानते थे कि प्रथम स्टेट था, दूसरा स्टेट था, तीसरा स्टेट था। सारा राजनीतिक शक्ति यानी सैनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, सारा शक्ति किसके हाथ में था? दूसरा स्टेट यानी कुलीनबर्ग के हाथ में था। तो इससे क्या हुआ कि कुलीनबर्ग अपना अधिकार जताया, जबकि समाज में जो तीसरा स्टेट वर्ग था ये भी पढ़े लिखे थे, इनको इस अधिकार से वंचित किया गया था। तो ही इससे क्या था कि जब ये अधिकार, तीनों अधिकार, सैनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, ये सब जो था, राजनीतिक अधिकार, ये अधिकार किसके हाथ में था? पहले सब पढ़ा है, दूसरा स्टेट के पास था, यानी सामंतों कुलीनों के पास था। तो इसका दुरुपयोग करते थे, इस पद का दुरुपयोग कैसे? भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनको अपना काम कराना था तो इनको पैसा देकर के अपने काम कराते थे। तो इसी को शक्ति का पृथक्करण कहा गया। इसलिए कहा गया कि तीनों व्यवस्था क्या की जाए, अलग अलग हाथों में सौंप दी जाए। जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों अलग अलग हाथ में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक हाथ में केंद्रित रहेगा तो भ्रष्टाचार में क्या रहेगा? लिप्त रहेगा। अलग अलग हाथों में रहेगा, जैसे कि किसी का हाथ में रहेगा कानून बनने वाला, किसी के हाथ में रहेगा लागू करने वाला, किसी के हाथ में रहेगा कि न्यायाधीश को संरक्षण करे, इन कानून को संरक्षण प्रदान करे। तो तीन हाथ में रहेगा तो तीनों अलग अलग रूप से काम करेगा, और अलग अलग रूप से काम करेगा तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं क्या रहेगी? यही कारण था कि शक्ति का पृथक्करण पर उसने क्या दिया? बल दिया। और आगे हम देखते हैं आज़ादी जब फ्रांस की क्रांति का प्रथम क्षण होता है तो उसमें देखते हैं कि विधायिका अलग बना दिया गया है, न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग कर दिया गया है, यानी शक्ति के पृथक्करण को ख्याल रखा गया है। जो इस बात का परिचायक है कि मोंटेस्क्यू की जो विचारा थी शक्ति का पृथक्करण, उसको भी हम देखते हैं कि क्रांति के चरणों में लाया गया है, इसलिए इनकी महत्ता और बढ़ जाती है। सीमित राजतंत्र को लाया गया, मतलब कि देखा गया कि आगे प्रथम चरण में कानून बनता है, वैधानिक राजतंत्र बनता है, यानी संविधान बनता है। उस संविधान में राजा को स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है और संविधान में व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है।
जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पर जाएंगे और जनता के अनुसार काम करेंगे, यानी राजा को कानून बनाने का अधिकार अब नहीं है। वही है सीमित राजतंत्र की बात हो गई है। नेक्स्ट अब आता तीसरा भूमिका वाल्टियर। वाल्टियर जो था उसने भी क्या किया, तत्कालिक परिस्थितियों का विरोध किया। बताया थे भी हम कि जो भी दार्शनिक आएंगे तत्कालिक परिस्थितियों का विरोध क्यों करेंगे, उनको पता है कि फ्रांस की क्रांति में जनता का समर्थन लेना है। तो जो भी फ्रांस की क्रांति में जो जनता जिस मुद्दे से क्या है त्रस्त है उसी मुद्दे को उठाया जाएगा। इसीलिए दार्शनिक जो थे फ्रांस की क्रांति में उन्हीं मुद्दों को उठाए जिससे जनता त्रस्त थी। इसलिए जनता और दार्शनिकों में तालमेल क्या रहा, बना रहा है। इसीलिए तालमेल बना रहा है। और तालमेल बना रहने का ही फायदा था कि दार्शनिक लोग को जनता सपोर्ट किया तो दार्शनिकों ने जनता को काफ़ी उनके मनोवृत्ति को उभारा और उनके अनुकूल समस्याओं का समाधान करने पर बल दिया। इसीलिए क्रांति और प्रखर होता गया, क्योंकि दार्शनिकों जनता को लगा कि जो दार्शनिक है हमारे अनुकूल क्या कर रहे हैं, बात रख रहे हैं और हमारे अनुसार ही लोग अपनी भाषा को बदल रहे हैं। इसलिए जनता और दार्शनिकों में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध बनता गया और यही कारण था कि शासक पर दबाव बढ़ा और शासक के अधिकार को छीन लिया गया। राष्ट्रीय महासभा बना, व्यवस्थापिका बनी, अलग से न्याय बना जिसके लिए चुनाव होता था। तो इसीलिए दार्शनिकों की भूमिका महत्ता हो जाती है। ठीक, तो इन्होंने भी तत्कालिक परिस्थितियों का विरोध करते हुए निम्न बिंदु पर बल दिया। तत्कालिक परिस्थितियों पर बात क्यों करेगा कि जब तक से तत्कालिक परिस्थिति बात नहीं करेगा तो वहाँ की आम जनता कैसे समझेगी किसकी बात कर रहे हैं। इसी लोग वहाँ की समस्याओं को लोग क्या किया, अपना एक मुख्य मुद्दा बनाया और उसी मुद्दों को व्यवस्थित ढंग से लोगों के सामने रखा। कैसे इस मुद्दे से निजान, ये लोग समस्या को सीन दिखाया, सिर्फ समस्या का समाधान कैसे, उस पर भी लोग क्या करा, बात करा। हालांकि समस्या का समाधान पूरी तरह सफल नहीं पाया, लेकिन काफ़ी हद तक लोग सफल ही बनाया। जैसे पहला बोला कि निम्न पादरियों का इसने समर्थन किया क्योंकि ये भी अधिकार से वंचित है। बताए थे प्रथम स्टेट में 2 लोग थे, एक उच्च पादरी एक निम्न पादरी। इनके बारे में बताए थे कि निम्न पादरी को उच्च पादरी सब निम्न ही देते थे। निम्न पादरियों की जहाँ नियुक्ति होती थी जिस स्थान जिस चर्च में, तो ये लोग को 1 महीना का अपना सैलरी देना पड़ता उच्च पादरी को और इनको कोई भी अधिकार भी नहीं था, जबकि इनको था। तो आपस में इनका गतिरोध बना हुआ था। इसीलिए वाल्टेयर ने कहा था कि सबको समानता होनी चाहिए जब समाज में है, तो चाहे निम्न पादरी हो चाहे उच्च पादरी हो, सबको समान व्यवहार से देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने निम्न पादरी का क्या किया, समर्थन किया। और हम बताए हुए थे कि ये निम्न पादरी तीसरा स्टेट को क्या किए, समर्थन किए हैं और क्रांति में आगे बढ़े हैं। चर्च और विशेषाधिकार वर्ग था इनको सत्ता का विरोध किया वाल्टेयर ने। चर्च में क्या था, काफ़ी बुराइयाँ थी, संपत्ति धन का इकट्ठा करके रखा था और उसका आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं था। इसलिए तुम देखेगा कि जब प्रथम क्रांति हुआ है तो चर्च की संपत्ति को हड़प लिया गया है, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है और आर्थिक संकट से उस संपत्ति से उबारने का क्या हुआ, प्रयास हुआ है। इसका मतलब हुआ कि चर्च की निकुंजता का विरोध किया वाल्टेयर ने, तो लोगों के समक्ष रखने में सफल रहा कि चर्च ही आपकी व्यवस्था में दोष के लिए क्या जिम्मेवार है। इसलिए चर्चों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, चर्च की संपत्ति को, और उसकी संपत्ति को क्या किया गया, देश के विकास के लिए क्या किया लगाया गया। विशेषाधिकार जो वर्ग था उसके अधिकार को छीन लिया गया। आप देखोगे कि प्रथम चरण में उनके सारे अधिकार को सरकार ने रद्द कर दिया, इनके दबाव के कारण, निम्न तीसरा स्टेट के दबाव के कारण उनके अधिकार सब छीन लिया गया। यानी वो भी अधिकार विभिन्न वर्ग हो गए। निरंकुश सत्ता का विरोध किया गया, यानी शासन की निरंकुशता को क्या किया गया, कमजोर किया गया। देखा गया आगे में इन्होंने कहा था कि राज सत्ता निरंकुश है, जनता के अनुसार काम नहीं करती है। यही कारण था कि प्रथम चरण में क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने क्या किया, राजतंत्र को कमजोर करते हुए संविधान का निर्माण किया और संविधान के में कहा गया कि व्यवस्थापिका होगी, वही व्यवस्थापिका देश के लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, न कि राजा बनाएगा। इसलिए राजा की निरंकुशता सत्ता को क्या किया गया, कमजोर किया गया। इसका मतलब होता है कि वाल्टेयर की जो भूमिका है कि निरंकुश सत्ता का विरोध किया, लोगों के जनमानस में फैल गया कि सत्ता ही हमारी अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट धर्म और ईश्वर के बारे में बोला, इसलिए बोला कि देखा गया था कि लोग धर्म के प्रति ज़्यादा ये थे, आकर्षित थे। यानी बिना धर्म को कसौटी पत्थर के कसौटी रहे, जो चर्च लोग बोल दिया, पादरी लोग बोल दिया, उनकी तरफ गए और अपना धन भी गंवाए, समय भी गंवाए और उनका विरोध भी नहीं किया। चर्च क्यों है सब किए, ताकि उनका विरोध भी करना नहीं रहा है। इसलिए धर्म कांडता को उन्होंने बढ़ावा दिया, ताकि उनके जो अनुयायी बनेंगे ज़्यादा तो उनका विरोध क्या होगा, नहीं होगा और वो अपना हित साधते रहेंगे, अपनी निरंकुशता बरकरार रखेंगे। इसी को दूर करने के लिए इसने कहा था कि धर्म और ईश्वर को तर्क की कसौटी पर कसो।
और जब तर्क के माध्यम से सही साबित हो तभी उनका तुम गुणगान करो। ऐसे धर्म और ईश्वर को पूजना मना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तर्क करो कि ये हम जो पूजेंगे इससे हमारे लिए सही है कि नहीं है, क्या हमारे लिए क्या इनके द्वारा हमारा आशीर्वाद लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या हम जो इनको पूजने पर हमको कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि इनके पूजने से कोई हमको फल, तो इनको पूजना बेकार है। तो उसी संदर्भ में धर्म को आडंबर को चोट पहुँचाते हुए कहा था कि धार्मिक सामाजिक व्यवस्था पर पोप का व्यंग करते हुए कहा। जो पोप थे वो प्रथम स्टेट में आते थे, जब बताए थे ना प्रथम स्टेट में उच्च में, तो इनको यह अधिकार था कि इनके पास संपत्ति अकूत संपत्ति था, इनके पास इनके समाज में प्रतिष्ठा इनका थी, सारे जनता जो थे इनके अंदर आते थे और वो धार्मिक कर्मकांड करते थे और इनकी स्थिति मजबूत करते थे। तो इन्होंने कहा था कि देखो व्यंग करते हो का पोप को, कि पोप बेकार है आदमी, पोप दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है। कहा था दुनिया में एक ही तो ईसाई था वो भी बलि पर चढ़ गया। बोला कि इनके जो गुरु है इष्टदेव जिस ईसा से, वो भी इसी तरह से प्रवचन देते थे, वो भी प्रवचन देते थे क्या सूली पर चढ़ गए। तो जब पोप इनका एक गुरु जो था वो सूली पर चढ़ गया, तो पोप तो उससे भी पाखंडी है, इसको तो और सूली पर चढ़ाया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की। बोला कि जब तक से व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, राजा का अधीन रहेगा, यानी अपने स्वतंत्र व्यक्ति नहीं करेगा, तो उसके विचार फैल नहीं पाएंगे, वो अपने विचारों का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ के व्यक्ति स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से आचरण करे। स्वतंत्र रूप से आचरण करेगा तभी ना अपने देश के लिए हर बात सोचेगा, और तब ना देश में हर बात को आगे बढ़ाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसी ने कहा प्रगतिशील राजतंत्र पर बल देते हुए कहा कि संवैधानिक राजतंत्र की प्रमुखता दिया। प्रगतिशील मतलब क्या होता है कि राजा के भी विचारों में, राजा के भी अधिकारों में हमेशा समय समय परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसी परिवर्तन को रेखांकित करते हुए उसने कहा था कि संवैधानिक राजतंत्र की बात की, यानी राजा भी रहेगा और एक संविधान भी रहेगा। राजा को संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा ताकि राजा की निरंकुशता क्या रहेगी, राजा की निरंकुशता पर हम अंकुश लगा सकेंगे। नेक्स्ट अब आता है कि जो दार्शनिक थे जिन्होंने अपने अपने विचार को क्रांति के दौरान रखा, क्या उस क्रांति के दौरान पूरी तरह से अमली जामा पढ़ाने में सफल रहे। मेन मतलब कहने का तात्पर्य है उनके विचारों को वहाँ की जनता ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। अगर पूरी तरह से आत्मसात करेगा तो लिखेंगे इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण जाती है। अगर पूरी तरह से नहीं रखेंगे तो इनको ये लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि इनकी भूमिका कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक इनकी भूमिका को हम नकार भी सकते हैं, यानी विशेष ये एक प्रभावी भूमिका में नहीं है। तो कहा गया देखो दार्शनिकों की भूमिका का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। जितने दार्शनिक थे, जैसे लॉक था, लॉक ने भी सीमित राजतंत्र की बात किया था, यानी राजा का अधिकार को छीना जाए। क्या था दार्शनिकों में, लॉक था। लॉक के बाद हम पढ़ेंगे हम लोग विचारधारा में कि एक थे एडम स्मिथ थे। इन्होंने कहा था कि राजा को आर्थिक गतिविधियों से दूर हो जाना चाहिए, राजा को आर्थिक रूप से हस्तक्षेप की नीति अपनाना चाहिए, और ये चीज़ व्यापारियों पर छोड़ देना चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग क्या रहे, पूरी तरह से अपने अनुसार अर्थव्यवस्था को गतिशील बना पाए। राजा का होना चाहिए कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था को देखे, ना कि आर्थिक व्यवस्था को देखे। इसीलिए इन्होंने वकालत की एडम स्मिथ ने कि आर्थिक व्यवस्था को में लेसेस फेयर की नीति लाऊगी, हस्तक्षेप, राजा को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी लोग इस स्वतंत्र हैं, व्यापारी लोग को यह अधिकार है, ये व्यापारी लोग उस बात में सक्षम है कि वो चाहे तो आर्थिक स्थिति को पुनः मजबूत ला सकते हैं। और देखा गया था कि फ्रांस में अर्थव्यवस्था काफ़ी जर्जर हो गई थी। तो इन दार्शनिकों का लगा कि जब ये हमारे एडम लगा कि व्यापारी वर्ग आगे बढ़ेंगे, हाथ में निभाएंगे, तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था को संकट से उबार लिया जाए। इसीलिए देखा था इन्होंने कि व्यापारियों की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि अर्थव्यवस्था अगर संकट में हो तो राजा को कर्तव्य बनता है कि लेसेस फेयर नीति लागू करे, यानी अर्थव्यवस्था पर अपनी हस्तक्षेप नीति को त्याग दे और जो व्यापारी वर्ग उनके हाथों में छोड़ दे, वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था को अपने आप क्या कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। इसी बातों को रख करके देखेंगे हम दार्शनिकों की भूमिका का सकारात्मक पहलू क्या है। सकारात्मक का मतलब होता है कि किस हद तक उनकी बात फ्रांस क्रांति में रखी गई और किस हद तक उनका क्रांति सफल हुआ, क्रांति में उनका क्या क्या योगदान था, तो वही पढ़ना है। सबसे पहले बात है लोगों को चेतनाशील बना दिया, जागरूक बना दिया। देखा कि चेतनाशील मतलब सजग बना दिया कि राजा जहाँ भी अपने हमारे अधिकार का दुरुपयोग करेगा हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। तो देखा हो कि राजा के विरुद्ध आवाज़ उठा तो बास्तिल किले पर अटैक हुआ, तो फ्रांस की जनता में पूरा रोष आया, सामंतवादी तत्वों को नकारा गया, उनके अधिकार को छीना गया। और देखा कि जब जागरूक बना ही नहीं बल्कि आगे देखा गया कि उन्हें तत्कालिक और दूरगामी प्रभाव भी छोड़ पाए।
मतलब तात्कालिक रूप से तो क्रांति हुआ ही, दूरगामी रूप से भी यह संदेश चला गया कि राजा जब भी फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में जब भी राजा कोई बनेगा और जब भी वो जनता के अनुसार काम नहीं करेगा तो जनता उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगी और एक क्रांति का रूप ले लेगा। आगे देखते हैं कि 30 में फिर क्रांति हुई है, 40 में फिर क्रांति हुई राजा के विरुद्ध, 70 में भी क्रांति हुई। इसका मतलब हुआ कि लोग दूरगामी प्रभाव पड़ा, यानी भविष्य में भी अगर राजा कोई गलत काम करेगा तो हम लोग फिर से क्रांति ला सकते हैं 1789 की तरह। ठीक, नेक्स्ट है राजतंत्र की निरंकुश व्यवस्था पर चोट पहुंचा। तो देखिए इसलिए बोल रहे हैं कि निरंकुश व्यवस्था पर राजतंत्र को कमज़ोर कर दिया गया। क्या लाने से? संवैधानिक राजतंत्र लाया गया था तो राजतंत्र क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। व्यवस्थापिका आया, उसको कानून का अधिकार मिला, राजा को कानून का अधिकार नहीं मिला थी। इनकी भूमिका रही कि इनके कारण ही जनता में राजा के विरुद्ध जागरूकता आई और राजा को क्या करना चाहिए ये अधिकार आया, और हमें राजा को कैसे निरंकुश सत्ता को कैसे कमज़ोर करना चाहिए वो किया गया। तो जनता के अधिकार पर संवैधानिक राजतंत्र आया। नेक्स्ट आया विशेषाधिकार मामलों पर चोट पहुंचता। विशेषाधिकार चोट कैसे पहुंचा? कि जब राजा के अधिकार को सीमित किया गया तो लोगों में भावना फैल गई कि जो सामंतवाद है, जो हमसे अधिकांश मात्रा में टैक्स लेते हैं, उनका लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और सामंतों को भी झुकना पड़ा और उन्होंने कर लेने से मना कर दिया। और इस देखा गया कि सामंती व्यवस्था का फ्रांस की क्रांति से नष्ट हो गया। जो दार्शनिकों की भूमिका रही कि दार्शनिकों ने सामंती व्यवस्था पर भी चोट पहुंचाया था कि ये लोग भी आज बदहाली के लिए क्या है, फ्रांस की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। तो लोगों ने सामंतों को भी अपने दायरे में ला लिया और उनको टैक्स देना बंद कर दिया। उनके आलेख जला दिए गए, ना आलेख रहेगा, ना लिखा पढ़ी रहेगा, ना कहाँ कितना दिए तो सब रहेगा पता। तो रिकॉर्ड उनके जला दिए गए और सामंतों को झुकना पड़ा। बताएंगे प्रथम चरण में सामंतों को झुकना पड़ा और झुकने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग आज के बाद संपत्ति नहीं लेंगे हम लोग इससे निम्न वर्गों से। इस तरह से क्या हुआ कि सुरक्षा संबंधी अधिकार को मिला। विशेषाधिकार मामले पर चोट इसीलिए पहुंचा कि पादरी वर्ग और चर्च का संपत्ति छीन लिया गया और सामंतों की स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया, उनको अब कर देने से मना कर दिया गया निम्न वर्गों द्वारा। ये सब परिवर्तन देखा गया क्रांति के दौरान कि लोगों ने व्यवस्थाधिकार वर्ग का अवहेलना करना शुरू कर दिया जो पहले लोग नहीं कर पाते थे। तो क्रांति में लाने में इनकी भूमिका इसलिए रही। आर्थिक तंत्र को मजबूती बनाने की पूर्ति को बल मिला। जब इन्होंने कहा था अपने देखा एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर, यानी राजा को व्यापारिक मामले में हस्तक्षेप नीति अपनाना चाहिए, यानी किस तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यापारिक वर्ग इतना संपन्न होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर ला सकता है। तो आर्थिक तंत्र को इससे क्या मजबूती मिला? इन लोगों में यह दिमाग कर गया कि आर्थिक व्यवस्था के मद्देनज़र राजा को अधिकार इस पर छोड़ देना चाहिए और व्यापारी वर्ग के हाथों में सौंप देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट ये सभी उनकी महत्ताएँ थी जो क्रांति लाने में भूमिका थी। लोगों को जागरूक किया, अधिकार के प्रति सजग किया, उन्हीं के कारण संवैधानिक राजतंत्र आया। आर्थिक स्तर पर लेसेस फेयर की नीति अपनाई गई। विशेषाधिकार वर्ग में सामंतों के अधिकार को कम कर दिया गया। पादरी चर्च से उनका संपत्ति छीन कर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। यही सब का प्रभाव है कि इनके कारण हो पाया। यानी लोगों में जनमानस में फैल पाया कि हमें केवल उनमें जनमानस नहीं गया, उनमें ये भी प्रांति लाई कि कैसे इसमें सुधार करना चाहिए। मैंने समस्या को तो पहले दिखाया ही, यही उनका महत्ता है। और समस्या में क्या सुधार किया जाए इस मुद्दे पर भी उन्होंने बोला। समस्या को दर्शाया, समस्या में क्या सुधार उस मुद्दे पर भी उन्होंने बात कर दी। इसलिए उनकी भूमिका बढ़ जाती है, लेकिन कुछ सीमाएँ भी उनकी है। महत्ता के साथ उनकी क्या भी सीमाएँ भी है। सीमाएँ क्या है? तो तत्कालिक परिस्थितियाँ तो जो थी, समस्या थी, उस समाधान का निदान की जो बात थी, उसका समाधान खाली बात किया, किताबी रूप लिया, लेकिन उसको समाधान व्यवस्थित रूप से नहीं हो सका। अगर व्यवस्थित रूप से हो जाता तो क्रांति 4 चरणों में ही चलता है। देखा गया कि बहुत सारे लोग को अधिकार से भी वंचित रखा गया था। जैसे मध्यम वर्ग को अधिकार मिला लेकिन निम्न वर्ग को अधिकार नहीं मिल पाया। ठीक ना? सामंत वर्ग भी कभी अपने अधिकार को छोड़ता था, कभी पकड़ता था। तो यानी व्यवहारिक रूप पूरी तरह से नहीं ले पाया। इसीलिए जो दार्शनिकों की भूमिका है वो किताबी ज्ञान तक यानी सिद्धांत तक की रहकर ज़्यादातर रह गई। और उसमें देखा गया कि जो व्यवहारिक रूप था कि सीमित राजतंत्र की बात हो जाए सामंतों और किसको कुलीन वर्ग को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ये हमेशा के लिए नष्ट नहीं देखते हम लोग। इसमें मध्यम वर्ग को विशेष रूप से लाभ हुआ, जबकि क्रांति में सभी लोग भागीदारी थे। तो दार्शनिकों को देखना चाहिए था कि आपकी भागीदारी के कारण सिर्फ मध्यम वर्ग ही लाभ उठा रहा है। निम्न पादरी, निम्न कुलीन वर्ग और निम्न
तीसरे स्टेट के लोग को इसका विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। इसीलिए कहा था कि तभी इनकी क्रांति सफल होती कि क्रांति में भाग लेने वाले जितने भी वर्ग के लोग थे सबको बराबर बराबर का क्या मिलता है, हक मिलता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। मध्यम वर्ग ही इसका क्या उठा लिया, लाभ उठा लिया। इसीलिए प्रश्न छीन लगता है कि क्या फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग हुई विशेष रूप से भूमिका निभा पाए, तो बिल्कुल विशेष रूप से मध्यम वर्ग ही उठा पाए, जबकि अन्य वर्ग को भी इसकी सफलता हाथ लगी। कुछ को फ्रांस की क्रांति के दौरान लगा, कुछ को क्रांति के बाद लगा, जिससे तुम देखेगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान मध्यम वर्ग को जो अधिकार मिला तो अन्य वर्ग को भी हल्का फुल्का अधिकार मिलना शुरू हुआ, लेकिन जो निम्न वर्ग के थे उनको अधिकार फ्रांस की क्रांति के दौरान भी नहीं मिला, वो जाकर 1917 में रूस की क्रांति के दौरान मिला। और निम्न वर्ग का देखा गया इनकी सीमाएं तब मानी जाएगी कि सभी वर्गों के लिए समान अधिकार के लिए बात करता है और उसको लागू भी करवाता है। तो बात करना और लागू कराने में क्या है, हम कहते कि 5 रुपया तुमको दे रहे हैं और जब दिए नहीं तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो उसी तरह से आपने कहा कि हम सबकी समस्या का निदान करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिला, मध्यम वर्ग को मिला। इसका मतलब इनकी जो भूमिका है वो सीमित है, यानी मध्यम वर्ग तक ही क्या प्रभावी है, निम्न वर्ग तथा अन्य वर्ग के लोग इसका विशेष लाभ नहीं उठा पाए। इनकी भूमिका क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से, अब जो जहाँ तक क्रांति की बात है तो क्रांति में भी इनकी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। जैसे क्रांति लाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये लोग चाहते थे क्रांति ना हो, सिर्फ व्यवस्था में क्या ला हो जाए, सुधार हो जाए। तो क्रांति लाने में भी इनकी विशेष भूमिका नहीं है। सिर्फ लोग क्या किए हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। ये लोग नहीं चाहते थे क्रांति हो, उसके बावजूद भी क्रांति हो गया कि जनता में उबाल आ गया कि हमारी समस्याओं के लिए यही लोग जिम्मेवार हैं, तभी जनता ने उबाल ला दिया और क्रांति का रूप ले लिया। इसलिए दार्शनिकों की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है, महत्ता। ठीक, अब आता है कि निष्कर्ष क्या होता है। बताया निष्कर्ष लिखा था पूरी घटनाओं के बाद जो आप जो दिखा उसके लिखना है, और उसका जो आगे क्या होना चाहिए और लिखता है। देखा कि उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि दार्शनिकों की जो भूमिका है वह क्रांति के लिए परिस्थितियाँ तैयार नहीं की थी। हम बताए थे क्रांति के लिए परिस्थितियाँ थी, जैसे इकोनॉमिक्स परिस्थितियाँ, सोशल परिस्थितियाँ, पॉलिटिकल परिस्थितियाँ, ये पहले से आ रही थी। इन्होंने क्या किया कि परिस्थिति के माध्यम से लोगों को सिर्फ जागरूक किया कि देखो तुम्हारी समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है और समस्या क्या है और समाधान क्या होना चाहिए, यही तो बात किया। लोगों को जागरूक किया, लोग अपने अधिकार के प्रति और सजग हो गए और क्रांति की ओर उन्मुख हो गए। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका है वो क्रांति लाने में भी नहीं है, क्रांति तो अपने आप लोगों में आ गया जब ये लोग उसको सजग किया। हाँ, भूमिका इसलिए कि लोग सजग किया, समस्याओं के प्रति रूबरू कराया। समस्या से पहले भी लोग जानते थे, लेकिन समस्या क्या, मूल समस्या उसको बताया और मूल समस्या का निदान क्या है ये बताया। भले उस निदान को लोग अमली जामा पूर्ति से नहीं बना पाए, यानी निदान कुछ लोगों तक सीमित हो पाया, जैसे मध्यम वर्ग तक ही हो पाया, लेकिन निम्न वर्ग निदान को फ़ायदा उठा नहीं पाए। ये इनके लिए क्या हो जाती है, इन पर प्रश्न थोड़ा लग जाता है। लेकिन जो भी हो, उनकी भूमिका यह है कि लोगों में जागरूक किया, समस्याओं के प्रति और सजग बनाया, क्रांति की ओर ले गए लोगों को, और भविष्य तत्कालिक और दूरगामी प्रभाव छोड़ा कि भविष्य में भी कभी राजा निरंकुश होगा तो उनके विरुद्ध हम लोग क्रांति फिर से ला सकते हैं। ये इनका तत्कालिक और दूरगामी परिणाम है। सीमाएँ बताई दी हैं, वही है कि बताए थे कि सीमा इनका क्या था, सीमा था कि इनका कि लोग ठोस आधार तैयार नहीं कर पाए, जबकि सभी वर्ग के लोग भाग लिए थे क्रांति में, लेकिन उसका लाभ कोई मध्यम वर्ग उठा पाया। तो इनकी भूमिका ठोस आधार कब होता है, जब चारों वर्ग के लोग क्या होते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। तो लिखते हैं कि इनकी भूमिका जो देखते हैं वो ठोस आधार के रूप है, यानी सभी वर्ग के लोग इसका क्या उठाया। हम देखते हैं कि निम्न वर्ग के लोग का कोई आधार नहीं मिल पाया, कोई अधिकार नहीं मिल पाया। जो अधिकार की लड़ाई क्रांति के बाद 17 में लड़ी गई रूस में, और रूस में तीसरा स्टेट को क्या मिला, बहुत सारा अधिकार मिल गया। ठीक, इसको देख लेना सब बढ़िया से। अभी हम एक राउंड बता दे रहे हैं तो क्लास में कंटिन्यूटी बना रहे, कम से कम क्लास का जो कंटिन्यूटी है टूटे नहीं, जब तक क्लास सरकारी आदेश नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी सरकारी आदेश के खिलाफ होकर नहीं जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू।